अस्सलाम वालेकुम। आई होम पार्ट 2 अकाउंटिंग बेसिक टॉपिक चल रहा है और उसका आज हम लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड। लास्ट लेक्चर के अंदर एंड हमारा क्या हो गया था, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था एक्रूड, और मैंने क्या बताया था एक्रूड के बैक वर्ब दो मीनिंग होंगे, एक क्या है पेबल और दूसरा क्या है रिसीवेबल, यानी सेम मीनिंग है 180 डिग्री चेंज। एक का मतलब लेना है तो एक का मतलब देना है, यानी बिल्कुल ही चेंज मीनिंग है। तो कब इसका मतलब पेबल होगा और कब इसका मतलब रिसीवेबल होगा, सही। एक्रूड का मतलब क्या था, वाक़े होना। एक्रूड का मतलब क्या था, वाक़े होना। अब वाक़े दोनों चीजें हो सकती है, एक्सपेंस भी वाक़े हो सकता है और इनकम भी वाक़े हो सकती है, सही। अगर ये लफ्ज एक्रूड का लफ्ज अगर किसी एक्सपेंस यानी खर्चे के साथ लगा, अगर एक्रूड का लफ्ज किसी एक्सपेंस या खर्चे के साथ लगा है, तो अब इसका मतलब क्या बना, एक्सपेंस यानी खर्चा वाक़े हो गया, सही है। अगर ये लफ्ज एक्रूड किसी एक्सपेंस के साथ लगा है तो इसका मतलब क्या बना, एक्सपेंस वाक़े हो गया है लेकिन इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। तो ये है पूरी टर्म जिसके पीछे बैकग्राउंड में ये मतलब एक्रूड का मतलब क्या होता है, वाक़े होना। और अगर ये एक्रूड का लफ्ज किसी की एक्सपेंस के साथ लगा, सही, जैसे मिसाल में तो भाई यूटिलिटी एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है, रेंट एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है, सैलरी एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है, किसी एक मिसाल ले लेते हैं सैलरी की, अब उसके साथ लफ्ज लिखा हुआ है एक्रूड सैलरी, सही। अब इसका मतलब क्या है, सैलरी खर्चा और खर्चा वाक़े हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, पे। उसका मतलब क्या बन जाएगा, पेबल, पे करना, क्लियर। सेम एज अगर ये लफ्ज एक्रूड किसी इनकम के साथ लगा, यानी आमदनी के साथ, तो अब इसका मतलब क्या बना, जैसे कमीशन के साथ लगा, एक्रूड कमीशन आमदनी के साथ लगा हुआ, तो इसका मतलब है कमीशन वाक़े हो गई है लेकिन उसकी वसूली अभी तक नहीं हुई, वसूल करनी है। तो वसूल करनी है तो क्या मतलब बन गया, और इससे लोग, तो ये उसूल समझ आया कि एक्रूड का मतलब क्या है। अगर किसी एक्सपेंस के साथ लगा हो तो इसका मतलब बनेगा पेबल, अगर किसी इनकम के साथ लगा है तो इसका मतलब बनेगा रिसीवेबल। और फिर मैंने उसकी थोड़ी सी बारीकी भी बता दी कि चूंकि इसका मतलब होता है वाक़या हो जाना, और वाक़या हो जाना अगर एक्सपेंस है क्योंकि एक्सपेंस पे किए जाते हैं और इनकम रिसीव की जाती है, और तो एक्सपेंस का मतलब क्या बना, एक्सपेंस हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए तो लफ्ज बन गया पेबल, इनकम रिसीव नहीं की तो बन गया मतलब रिसीवेबल। तो अब क्लियर, लफ्ज एक्रूड अगर किसी एक्सपेंस के साथ लगा हो तो उसका मतलब बनता है पेबल, और अगर किसी इनकम के साथ लगा हो तो इसका मतलब बनता है रिसीवेबल, क्लियर। एक्रूड सेम कहानी एक और लफ्ज के साथ होती है, आउटस्टैंडिंग। तो मैं सिर्फ लफ्ज लिख देता हूं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट बोलूंगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इसका मतलब भी सेम है। अच्छा देखो, इंग्लिश वाला आउटस्टैंडिंग मत लेना, इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश कोई चीज होती है, हम किसी चीज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी और जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक लफ्ज होता है जैसे हम उर्दू में बोलते हैं मामूली, तो कोई हकीर सी चीज है तो उसको क्या बोलते हैं मामूली, और कोई
बहुत कीमती चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेयर मामूली। तो इंग्लिश में उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। लेकिन यहां इसका मतलब जबरदस्त नहीं निकलता, यहां इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का वाकई हो जाना ही निकलेगा। क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट अकाउंट बोलो या याद करो, फर्स्ट ईयर के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते थे आप, तो उसके अंदर एडजस्टिंग एंट्री में बड़ा ये लफ्ज आता था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज होता था। तो हम क्या करते थे? एंट्री पास कर दो। अब आपको पता होगा कि आपने कैसे पढ़ा, क्या आपने ऐसे पढ़ा कि जहां तक लिखा हो आउटस्टैंडिंग तो उसी अमाउंट से एंट्री पास कर दो, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। ऐसे तो नहीं पढ़ा, ये ऐसे ही पढ़ा था कि भाई क्यों पास हो रही है इसी अमाउंट से। ऊपर भी तो लिखा हुआ था सैलरी एक्सपेंस, या ऊपर लिखा हो प्रीपेड, या हो सकता है ऊपर लिखा हो पेबल। तीनों बातें हो सकती हैं। ऊपर से पूरा ट्रायल बैलेंस है, सैलरी एक्सपेंस भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी भी हो सकता है, और सैलरी पेबल भी हो सकता है। तीनों बातें ऊपर लिखी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना लिखा हो। चारों केस हो गए। और फिर नीचे लिखा हो सैलरी पेबल, या ये लिखा हो अनपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपने किस तरीके से पढ़ा है? रीजन से पढ़ा है कि क्या एंट्री पास करनी है, क्यों करनी है, कितने से करनी है, या बस जहां पर भी ये आ जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम इसी अमाउंट से एंट्री पास। सही। अब वो जब आएगा तो फिर मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्यों, क्या, कैसे एडजस्टिंग एंट्री पास हो, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर भी कहानी होती है। अभी मैं एडजस्टिंग नहीं करा रहा क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल वाला है फर्स्ट ईयर के अंदर। उसमें जब आप वैसे सेकंड ईयर के अंदर पूछेंगे तो मैं एडजस्टिंग की भी तमाम की बेसिक उसूल चीज़ें बताऊंगा। आगे पूरी अकाउंटिंग की जान बेसिकली क्या होती है? बेसिक एडजस्टिंग इनकम। यानी अगर इंटरव्यू में भी किसी से कुछ पूछा जाता है, जैसे मैं अपना पर्सनल चीज़ बताऊं कि जब हमारे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर कोई टीचर को हायर करना होता है, वो भी अकाउंट्स का होता है, तो मैं उससे 2-4 एडजस्टिंग एंट्रीज पूछ रहा हूँ, तो खुद पता चल जाता है उसने रट्टे लगा के पढ़ा, कोई प्लस माइनस करके अकाउंटिंग को याद करके पढ़ा, या उसको समझ के पढ़ा। सही। जैसे जनरल एंट्रीज भी अगर किसी से पूछ लो 2-4 चीजें, क्या उसको घुमा रहे हैं तो वो घूम जा रहा है, तो इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट सही नहीं, या उसको चीजों को पता है परचेज डिस्काउंट क्या होता है, परचेज डिस्काउंट, लॉस क्या होता है, लॉस होता है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करता है। चलो ये एक अच्छी एंट्री आ गई, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, वरना अमूमन नहीं पढ़ी हुई होगी। खैर, तो आउटस्टैंडिंग एवरेज दोनों चीजें क्लियर हो गई। सही है। अच्छा, एक टर्म होती है विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब निकाला, कोई भी चीज बिजनेस से निकाला तो उसको क्या कहते हैं? विथड्रॉ। असल में ये दो लफ्जों का फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब इसको कहते हैं, दो लफ्जों से मिला के जो बनता है ना वर्ब। जैसे अकेला हो तो उसको वर्ब नहीं कहते, जैसे अप, अभी यू पी अप मतलब ऊपर, ये वर्ब तो नहीं है ना, लेकिन इसको वर्ब बनाना है तो क्या करेंगे? इसके साथ गेट लगा, लफ्ज क्या बन जाएगा? गेट अप, उठो। अब ये वर्ब बन गया। सही है। इसी तरीके से शट अप, वर्ब बन गया। सही है। जैसे इसी तरीके से छोटे छोटे जो हम गेट, मेक, सही, ये लफ्ज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उठ, तो, डाउन, इन चीजों को मिला मिला के जो वर्ब बनाते हैं वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसी तरीके से एक लफ्ज होता है विद। सही। अब विद तो वर्ब नहीं है, लेकिन इसके साथ हम लगा लेते हैं ड्रॉ, तो ये एक वर्ब बन जाता है निकाल। उसी से ये पूरा कॉन्सेप्ट बना है विथड्रॉल। अब जैसे ड्रॉ का मतलब बेसिकली क्या होता है? आप ड्राइंग बनाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? लकीरें खींची हुई होती है ना,
तो ड्रॉ का मतलब बेसिकली क्या होता है, खींचना। लेकिन अकाउंटिंग में ड्रॉ का मतलब क्या निकलेगा, जब मालिक किसी चीज को निकाल रहा होगा बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो वहां लफ्ज ड्रॉ का मतलब होगा निकालना। लेकिन यही लफ्ज अगर किसी चेक के साथ लिखा हुआ होगा, ड्रॉ अ चेक, तो इसका मतलब चेक निकालना नहीं होगा, चेक बनाना। सही, चेक को बनाना। और बनाते क्यों है, बना के उसका जहाज थोड़ी बनाएंगे, बना के क्या करेंगे, किसी को इशू करेंगे। तो लफ्ज इशू के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉ, ड्रॉ चेक फॉर दिस 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 पर्पस। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको लफ्जों का नो हाउ होता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आपको अकाउंटिंग पढ़ने में मजा आएगा। और सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग सबसे ज्यादा मजे की है और इतनी डिटेल नहीं है, बहुत मुख्तसर है, तभी मैंने ये बेसिक के ऊपर इतना टाइम लगाया, वरना डायरेक्ट मैं भी सवाल शुरू करा देता, मैं खामा के अपना इतना टाइम क्यों जाया करता कि डायरेक्ट भैया आपका पहला टॉपिक है फॉर्मेशन, पार्टनरशिप ये है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन जब ये बेसिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, और फिर जब मैं फॉर्मेशन स्टार्ट करूंगा ऐसे समझ आ रहा होगा, 2-4 दिन के अंदर पूरा टॉपिक कर लोगे आप इंशाअल्लाह, गारंटी दे रहा हूं। पहला सवाल आप करेंगे ना जब, अच्छा ये तो अभी अकाउंटिंग की बेसिक हो रही है ना, मैं हर टॉपिक की बेसिक कराऊंगा, वरना तो पूरा पूरा महीना वो टॉपिक चल रहे होता है। आपने उस टॉपिक की बेसिक में 2-4 बातें होंगी, सही, नो हाउ, इस सवाल का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये होता है। सिर्फ उस बेसिक की बुनियाद पर आप पूरा का पूरा फाइटर खुद सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो आपको खुद कैसे पता चलेगा, जब आप फाइटर का पहला सवाल स्टार्ट करोगे ना मैं यहाँ, तो इंशाल्लाह आप खुद जवाब दे रहे होंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, तो खुद मजा आएगा आप लोग सवाल कर। ऐसा थोड़ी एक सवाल है, मैं स्टार्ट किया आपको कुछ पता ही नहीं है, ये पहला सवाल चल रहा है, जब पता ही नहीं है तो पूछोगे क्या, नो हाउ होगी तो सवाल पूछोगे ना, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों करना, वैसे क्यों करना। ठीक है, तो उसको बड़ा मजा आएगा, आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। विथड्रॉल, विथड्रॉल का मतलब क्या है, विथड्रॉल का मतलब यहाँ पर क्या निकला कि, अच्छा मैं बता रहा था आपको ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींचना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, निकालना। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या है, ड्यू, ड्रॉन, सही है। तो लिहाजा आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर आप लफ्ज पढ़ते हैं विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, याद आया, विथड्रू सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, निकाला कैश बैंक से, सही, याद आ रहा है ना, बोलो तो ये बोलेंगे विथड्रॉ, निकालना। अब बिजनेस से जब भी निकाला जाता है, यानी यूजेस, इस्तेमाल उसके दो हो सकते। कोई भी चीज बिजनेस से निकालो, फर्ज करो ये बिजनेस है आपको कितने का, 1 लाख, उसमें से आपने 10,000 रुपए निकाले, इसको कहते हैं विथड्रॉल, विथड्रू कर। अब इसके 2 पर्पस होंगे, या तो आप दोबारा बिजनेस में लगाओगे, या अपने ऊपर या किसी भी मकसद के ऊपर खर्च करोगे, बिजनेस के अलावा, सही है। तो 2 मकसद, तो या तो बिजनेस में या बिजनेस से बाहर, यानी या तो ऑफिस यूज या पर्सनल यूज, पर्सनल में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के अलावा। तो लिहाजा यूजेस के एतबार से 2 मकसद, एक क्या आता है, पर्सनल यूज, और एक क्या आता है ऑफिस। ऑफिस को आप बिजनेस यूज भी कह सकते हैं, और पर्सनल को आप प्राइवेट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, सही है। पर्सनल यूज भी कह सकते हैं, प्राइवेट भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब जाती है।
ऑफिस या बिजनेस दोनों का मतलब कारोबार। क्लियर, दो मकासद के लिए। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ये आपका बिजनेस है, फर्स्ट करो 1 लाख, इसमें से आपने 10,000 रुपये निकाले, ये विड्रॉ करना है। अब अगर ये जाती पर्सनल प्राइवेट इस्तेमाल में खर्च हो गए तो अब बिजनेस कितने का रह गया? 1 लाख का था, 10 निकाल लिए और अपने ऊपर खर्च कर लिए, तो बिजनेस कितने का रह गया? 90 का। पहले कितने का था? 1 लाख का, इसमें से 10 निकाले तो कितने का रह गया? 90 का। तो बताओ बिजनेस को फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। इस होने वाले नुकसान को कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल, ये 1 लाख का बिजनेस था, इसमें से 10 निकाले, किस लिए निकाले? दोबारा बिजनेस में लगा दिए, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा इसको कोई टाइटल का नाम नहीं दिया जाए, सही है? इसको हम कुछ भी नहीं है। क्लियर है? ये तो 2-4 टर्म बताइए अभी मैंने, बहुत सारे तो फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये टर्म एक लफ्ज के ऊपर कहानी है कि परचेज का मतलब क्या है, तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, तो परचेज डिस्काउंट विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट किया तो अवेल कर लिया, आफ्टर डिस्काउंट पेमेंट किया तो अवेल नहीं किया, तो उसकी क्या कहानी है। वो टर्म्स वो सारी फर्स्ट ईयर के अंदर का है। अब मैं एक एक चीज को तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मोटी मोटी बातों को डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपका एक माइंड बन जाए। यार पढ़ना है तो उसूल से पढ़ना, सही है? वरना सिर्फ पास ही होना है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, वो तो आप सॉल्व फाइल लेके भी रट्टे लगा लो, पास होगा। असल चीज है जब आप कोचिंग में पढ़ते हो तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, सही है? तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो देखो हमने बेसिक छोटी मोटी चीजें सारी करी। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपनी बेसिक एंट्रीज को, सही? जितनी मैक्सिमम एंट्रीज में टेक्निकल एंट्रीज करा दूंगा, बाकी सारी मैं नहीं करा सकता, तो वो फिर आपके ऊपर होगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं वो भी करवा दूंगा, सही? ताकि आपका बेसिक उसूल क्लियर हो। ताकि मैं ये छोटी छोटी एंट्रीज इसलिए करा रहा हूँ ताकि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट एंट्रीज के एतबार से क्लियर हो, सही? कम से कम जनरल एंट्री पूरा 1 साल पढ़ा हुआ है तो जनरल एंट्री तो कम से कम आपको आनी चाहिए, ताकि फिर हम जब आप सेकेंड ईयर के अंदर टॉपिक्स कर रहे हो तो मानो डायरेक्ट एंट्री पास हो रही होंगी, वो भी कैलकुलेशन सारी मेन होंगी, एंट्री एक आध एंट्री पास हो रही होगी, तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम ना, सही? तो अब हम एंट्रीज के ऊपर आए, ठीक है? अच्छा, अब एंट्रीज बेसिकली क्या है? अगर मैं थोड़ा सा शुरू का बेसिक बता दूं पहले, फॉर्मेटिंग वगैरह, ताकि उसके बाद तो फिर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ जाऊंगा। तो जरा फॉर्मेट आप थोड़ा सा देख लो कि वो हमेशा आपने भले इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, एमकॉम करो, एमफिल करो, पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करो, कुछ भी करो, फॉर्मेट एक ही रहेगा। जब भी पेपर करेंगे तो आपने वो उसी तरीके से करना। तो लिहाजा मैं एक दफा बता रहा हूँ, वो चीज आपने दिमाग में रखनी। जब भी बोर्ड के पेपर वगैरह होंगे एंट्री इसी फॉर्मेट पे, सही? बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? जनरल जर्नल एंट्रीज। असल से जनरल जर्नल एंट्रीज, लेकिन इतना क्लियर करके नहीं पढ़ते। जनरल जर्नल सिंपल क्या होता है? जनरल, सही? जनरल का मतलब क्या होता है?
जनरल का मतलब क्या होता है? आम, ऑर्डिनरी। जर्नल का मतलब क्या होता है? रजिस्टर। और एंट्रीज का मतलब क्या होता है? इंद्राज या लिखना। तो जनरल जर्नल एंट्री आम चीजों के लिखने का एक रजिस्टर, उसको कहते हैं जनरल एंट्रीज। सही कि हमारे दिमाग में आता है जनरल एंट्रीज क्या होती है? जनरल एंट्रीज ये होती है आम चीजों के लिखने का रजिस्टर कहलाता है जनरल एंट्रीज। क्लियर है? अच्छा, जब भी हम जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ तरीके का यानी कुछ फॉर्म्स, वो फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? एक कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक क्या कहलाती है? नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। सही, एक कहलाती है स्टैंडर्ड और एक कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड। सही, नॉन स्टैंडर्ड को स्केलेटन भी कहते हैं, एक ढांचा कहते हैं। सही, बड़ा नॉन स्टैंडर्ड भी लोग बात है। दोनों में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड कहते हैं जिसके अंदर बाकायदा तमाम लाइनें खींची हो, प्रॉपर कॉलम बने हो, हेडिंग डली हो, नरेशन लिखी हो, यानी इस तरीके से जो काम किया हुआ वो कहलाता है स्टैंडर्ड। और एक कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड जिसके अंदर ना तो लाइनें खींची हो, ना तो नरेशन लिखी हो, ना तो हेडिंग लिखी हो, बस अपने काम की मेन बात लिखी, वो कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड। जिस तरीके से हम घर में किसी सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, तो बार बार हम लाइनें नहीं खींचते, क्योंकि लाइनें खींचने लगेंगे तो एक ही सवाल के बाद बस हालत खराब हो जाएगी, या एक सवाल में 1 घंटा लग जाएगा। वरना नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 ही घंटे में आप 6 सवाल भी कर सकते। सही, तो लिहाजा पेपर में जब आप बोर्ड के पेपर में करेंगे या टेस्ट वगैरह जब दे रहे होते हैं क्लास के, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ताकि बोर्ड की भी आदत आपको पता रहे कि यार स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीजें की जा रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है? अच्छा, सेकेंड ईयर वालों को तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन पता होगा, लेकिन अगर मैं ये चीज़ें जब एक्सप्लेन करूंगा तो वो फिर आप देखते रहने कि ये तमाम चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता। सही, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ख्याल नहीं रखते, ना रखें तब भी कोई हर्ज नहीं। अगर चीज़ों का जब आप पढ़ ही रहे हो तो एक ही दफ़ा पढ़ रहे हो तो सलीके से पढ़ो। सही, सबसे पहली चीज़ आती है हेडिंग, मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में कंपनी का नाम, मिसाल के तौर पर अलियट का। अली एंड को। अब पहली हेडिंग के अंदर जो नाम होता है उसके अंदर सबसे पहली एहतियात क्या है? देखो, अगर कोई वैसे रिस्पेक्ट देने के लिए कोई नाम है, शख्स का नाम है तो मिस्टर लिखते हैं नाम से पहले, फीमेल है तो मिस वगैरह लिखते हैं, कंपनी है तो मैसेज लिखते हैं। ये लफ्ज याद है, मिस्टर या मिस या मैसेज, M/S।
मिस या मिस्टर, ये लिखते हैं रिस्पेक्ट के लिए। याद रख लो अकाउंटिंग के अंदर ये इनमें से कुछ नहीं लिखा जाएगा कभी भी, क्योंकि ये लेटर्स वगैरह के अंदर लिखे जाते हैं। आपने अपने खातों में अकाउंटिंग के अकाउंट्स में ये नाम नहीं लिखने। आप किसी को शादी कार्ड नहीं दे रहे हैं कि आप मिस्टर, मोहतरम और जनाब और ये लिख रहे हैं, सही। अकाउंटिंग में कहीं पर भी नहीं है। वो एक अलग बात है, तो हम पाकिस्तानियों की किताबें पढ़ते हैं, उल्टी सीधी बेड़ा गर्क कर दो। अगर आपने अपनी अकाउंटिंग का बेड़ा गर्क करना है तो किसी भी पाकिस्तानी राइटर को पढ़ो। और अगर आपने बाकी में उसूल सीखने समझने तो आप फिर बाहर की कोई किताब उठाओ, मिक्स एंड और दूसरी कैरन रॉक है या और दूसरी कैसो है, यानी ये बड़ी बड़ी किताबें जो अपडेटेड किताब है। मिक्स एंड मिक्स तो बहुत ही मशहूर है, उसका 9th एडिशन बहुत मशहूर है। आप वो चीज मैं जो बता रहा हूं आप कहीं भी जाके उसको चेक कर लो, वरना तो सभी जब कहने को तो सब चलता है, चलाओ। लेकिन एक चीज है कि अगर कोई चीज सलीके से पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो आपने मिस्टर, मिस या मैसर्स वगैरह नहीं लिखे, सही। फिर हेडिंग आती है जनरल जर्नल। देखो यहां लोग क्या गलती करते हैं, यहां नाम लिखते थे जनरल एंट्रीज। एंट्रीज विंट्रीज कुछ नहीं होता। जब भी जनरल होगा उसके साथ एंट्रीज का लफ्ज नहीं लिखेंगे, सही। सिर्फ क्या लफ्ज लिखेंगे, जनरल जर्नल, नॉट जनरल एंट्रीज। ये है एंट्रीज, तो इसमें फिर एंट्रीज का लफ्ज नहीं आएगा, सिर्फ जर्नल। क्लियर। अब आते हैं कॉलम। पहला कॉलम डेट। पहला कॉलम किसका है, डेट का। दूसरा कॉलम किसका है, दूसरे कॉलम में क्या आता है और सबके ध्यान में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स, यही आ रहा है। अब देखो डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर, ये उस जमाने की बात थी कि जब अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं था कि इसके अंदर करना क्या क्या होता है। मतलब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, इतनी अकाउंटिंग के अंदर एडवांस नहीं हुई थी। जैसा आप कभी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वहां पर भी वो जो दवाई का पर्चा होता है उसके ऊपर लिखा होता है ना पर्टिकुलर्स, कुछ अगर किसी के दिमाग में हो, या डिस्क्रिप्शन, तो उसकी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है कि अच्छा आपको बुखार है तो ये दवा ये दवा ये दवा इस तरह का, सही है। और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर वो लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स। लेकिन आज अकाउंटिंग के अंदर अब इसको कम से कम एटलीस्ट 10 साल हो चुके हैं कि अकाउंटिंग अपडेट हो चुकी है। अब इस कॉलम में सिवाय दो चीजों के तीसरा कोई डॉट, एक लाइन तक नहीं डलेगी, सिर्फ दो लफ्ज। कौन कौन से, अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन। अकाउंट टाइटल्स आएंगे, यानी क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। टाइटल होता है कैश, बैंक अकाउंट से मर्चेंडाइज हो रहा है। अकाउंट टाइटल्स, अकाउंट्स नहीं, अकाउंट टाइटल्स एंड नरेशन। नरेशन भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी। एक ही चीज के दो नाम। नरेशन लिखेंगे तो आपको किसी को बताना पड़ेगा, नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, और लफ्ज एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो ये सभी को पता होता है एक्सप्लेनेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन, वाज़ा करना। इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं। लाइन तक नहीं आएगी, वरना यहाँ पर आदत होती है हिस्ट्री पास करते हैं एक लाइन मारी, फिर हिस्ट्री पास करें लाइन मारी, बेड़ा गर्क, हर जगह लाइन है लाइन है लाइन है, लेकिन कोई लाइन नहीं आती। और रीजन क्या होता है भाई, एक एंट्री और दूसरी एंट्री को फर्क वादा करने के लिए लाइन आई, तो भाई एक दो लाइनें छोड़ दो, गैप दे दो, लाइन वगैरह नहीं आती।
बाकी आपकी मर्जी, जो करना है करो, टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी लिखना है लिखो, सब चेक करो। हाँ, नंबर आपको वो नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, सही। बाकी आपको खुद रीचेक करना है चीजें, किताबें पढ़ करके यार क्या सही है क्या गलत है, आपने सारी चीजें देख ली, इस किताब में भी लिखा है, पाकिस्तानी राइटर्स ने भी लिखा है, और स्टैंडर्ड की किताब में भी लिखा है, सारी किताबों में एक ही चीज लिखी है, सही। बाकी सर्च करना आपका, मेरा काम है कि आपको आसान तरीके से नेट रिजल्ट और विद रीजन के साथ आपको बता दूं और जाके बोलूं कि आप चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, रेफरेंस लिख लो या पोस्ट रेफरेंस लिख लो, एक ही बात। और ये कॉलम डेबिट और ये कॉलम क्रेडिट, सही। तो ये हेडिंग आई होप सो कि ये सब आपको पता ही होंगी सारी हेडिंग। ये अब लिखने, अच्छा इनकी कैसे पास की जाती है वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आएगा डेट। डेट के अंदर सबसे पहली चीज आती है एयर। एयर का लिखते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर कॉर्नर पर, और ये पूरी लाइन जो होगी ब्लैंक होगी, इस लाइन पे कुछ नहीं लिखना, क्लियर। जहां आपने एयर लिखा है उस लाइन पर कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मंथ और डेट आएगी। मंथ की बिल्कुल लेफ्ट पे कॉर्नर पर, और फिर यहां डेट आ जाएगी राइट के कॉर्नर पर, और डेट के बिल्कुल सामने एंट्री शुरू होगी। याद करो जब फर्स्ट ईयर के अंदर आप एंट्री पास करते थे तो बहुत दफा लिखा हुआ भी आता था पास डेटेड जर्नल एंट्रीज, आता था ना, पास नेसेसरी डेटेड जर्नल एंट्रीज, डेटेड जर्नल, डेट के आगे होता है, एयर के आगे नहीं होता, क्लियर है। फर्स्ट करो कोई सी गिनती है, पहले एंट्री तो सबको पता है कैश डेबिट ऑनर्स कैपिटल, सही। तो तरीका बताओ लिखने का, कैश डेबिट ऑनर्स कैपिटल क्रेडिट, जो भी अमाउंट है फर्स्ट करो 1 लाख, सही। लिखने का तरीका ये तो सबको ही पता होगा, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अच्छा अब यहां पर भी क्या है, 5 दफा नाम भी लिखा जाता है, सही। अब आपकी मर्जी है, नाम लिखें ना लिखें कोई हर्ज नहीं, ज्यादा अच्छा है कि आप एक ही बंदा है, एक से ज्यादा हो तो नाम लिख लो, एक बंदा हो तो सिंपल क्या लफ्ज लिखो ऑनर्स कैपिटल, एक से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर नाम लिखो, सही। जैसे अली है तो अली कॉमा कैपिटल, क्लियर। उसके बाद नरेशन के अंदर यहाँ पर कोई से भी 2 लफ्ज अपने से लिख दो जिससे बस पता चल जाए कि क्या काम किया। टू स्टार्ट द बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, कुछ भी लिख दो, सही। ये आपकी एंट्री पास हो गई, ये है तरीकेकार एंट्री पास। अब जब दूसरी एंट्री पास करेंगे तो यहां बीच में लाइन नहीं खींचेंगे, बल्कि 1-2 लाइनें छोड़ दें और उसके बाद फिर दोबारा एंट्री पास करें। ये है असल स्टैंडर्ड, ये है असल तरीका लिखने का, क्लियर है। हाँ, स्केलेटन फॉर्म के अंदर जब करते हैं तो देखो ये पूरी हेडिंग या कॉलम वाले के स्टैंडर्ड ये सब हटा दूंगा, सिंपल है क्या था कैश डेबिट ऑनर्स कैपिटल क्रेडिट, एक लाख से बस बताओ। तो अब ये क्या भाई, ये कहलाती है नॉन स्टैंडर्ड स्केलेटन। तो हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो इसी फॉर्म में करते हैं, आसानी हो जाती है, और ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ एक तरीका बताया, अब हम इंशाल्लाह इस तरीके से आगे बढ़ेंगे।
अब हम असल काम के ऊपर आएंगे, अपने एंट्री के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जब एंट्री पास की जाती है तो उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये जो अब 1-2 लेक्चर होंगे ना एंट्रीज के, इसके अंदर आपको फील हो जाएगा कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे बनाए, बस वो आपने प्रैक्टिस कर ली। देखो ये सारी चीजें थी, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको बूस्ट करने के लिए ये जरूरी था। ये नहीं होता तो आप वो एंट्रीज ही ऊपर से गुजर जाएंगी, क्या होगा। मैं भी आपसे पूछूंगा डिस्काउंट लॉस्ट हो गया, क्या एंट्री पास करेंगे, सारी शक्ल देख रहे हो सकता बाद में तो ये नाम ही पहली दफा सुना हो यार, इसकी तो हमने कभी एंट्री पास नहीं। और एक सबसे बड़ा मसला तो ये भी होता है कि 5 ईयर में नहीं आया तो हमने पढ़ना भी नहीं है वो चीज़ को। हाँ, उसको पढ़ेंगे जब आ जाएगा, उस साल फेल हो जाएंगे या वो छोड़ देंगे सवाल, नेक्स्ट ईयर के बाद से टीचर भी कराएगा और फिर सारे कर रहे हो, और वो भी कब कराएगा, सॉल्व, और सॉल्व में गलत है तो गलत करा देंगे, सही है तो सही कर लिए। तो देखो रीजन से पढ़ने का फायदा ये होता है, मैं यहाँ पर कोई गलती करूंगा तो आप पकड़ेंगे, फिर मजा आता है पढ़ने का भी और पढ़ाने का। और आई होप सो कि जब ये तमाम चीजें लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उसको राइट डाउन किया होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर जब आप टॉपिक कर रहे होंगे ना, आप जब 5 मिनट्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आपको खुद फील होगा यार ये देखो ये सवाल मैं पहली दफा पढ़ा है और मुझे इतना आइडिया है कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना, इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप कि ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम बेसिक एंट्रीज के ऊपर आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताने का, सही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।